गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बायोलॉजी का हमारा 8वां चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है पादपों में खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है बच्चों, तो पादपों में खनिज पोषण चैप्टर शुरू करेंगे हम। उससे पहले बात करेंगे पोषण की, कि पोषण की डेफिनेशन क्या होती है। पोषण आप या न्यूट्रिशन आप किसे कहोगे। ठीक है, तो देखिए, सभी सजीवों द्वारा अपनी वृद्धि, विकास व जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, सभी सजीवों द्वारा अपनी वृद्धि, विकास एवं जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण किया जाता है, सभी सजीवों द्वारा अपनी वृद्धि, विकास व जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण किया जाता है, उन पदार्थों को सजीवों का क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। उन पदार्थों को सजीवों का पोषण कहते हैं। तो ये तो हुई डेफिनेशन किसकी? पोषण की। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि पोषण के आधार पर सजीवों को या जीवों को कितने भागों में हम बांट सकते हैं, विभेदित कर सकते हैं। तो पोषण के आधार पर सजीवों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है परपोषी जीव और दूसरा है स्वपोषित जीव। पहला है परपोषी जीव और दूसरा है स्वपोषित जीव। तो नाम से पता चल रहा है पर का मतलब दूसरे पर, पर का मतलब दूसरे पर। तो परपोषी जीव कौन से? तो परपोषी जीव वे होते हैं जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जो कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। आगे बात समझिए, ये कहें कि वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, वो भोजन के लिए या पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी जीव। तो ऐसे जीव जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, वे जीव क्या कहलाते हैं? परपोषी जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कवक, जीवाणु और जंतु। कवक, जीवाणु और जंतु ये क्या है? परपोषी जीव है। क्या है? परपोषी जीव है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते। ठीक है बच्चों, अगला है स्वपोषित जीव। नाम से पता चल रहा है स्व मतलब अपने आप, स्वयं। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन है, देखिए आप, जो स्वपोषित जीव होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण तो स्वयं करते हैं, वो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण तो स्वयं करते हैं, लेकिन अकार्बनिक पदार्थों को बाहरी स्रोतों से ग्रहण करते हैं। तो वे जीव जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण तो स्वयं करते हैं और अकार्बनिक पदार्थ बाहरी स्रोतों से प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषित जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषित जीव। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रकाश संश्लेषित जीवाणु और हरे पादप। प्रकाश संश्लेषित जीवाणु और हरे पादप ये किस श्रेणी में आते हैं? स्वपोषित जीव है। ये क्या है? स्वपोषित जीव। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बात है कि कार्बनिक पदार्थ तो हरे पादप जो है वो स्वयं बना रहे हैं, जबकि अकार्बनिक पदार्थ बाहरी स्रोतों से ग्रहण कर रहे हैं। तो सामान्यतः हम कह देते हैं कि हरे पादपों में पोषण का तात्पर्य क्या हुआ? पोषण का तात्पर्य खनिज पोषण से होता है। ठीक है, तो सामान्यतः हरे पादपों में पोषण का तात्पर्य खनिज पोषण से होता है। कि जब हम हरे पादपों में जब हम पोषण की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे होंगे? खनिज पोषण की। किसकी बात कर रहे होंगे? खनिज पोषण की। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब दो वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक डी सोसर। कब की बात है? 1804। तो डी सोसर ने सबसे पहले पादपों की खनिज लवणों पर निर्भरता को प्रमाणित किया। किसने? डी सोसर ने 1804 में सबसे पहले पादपों की खनिज पोषण पर निर्भरता को प्रमाणित किया। उसके बाद वोन सैक्स, वैज्ञानिक का नाम है वोन सैक्स, जिन्होंने 1860 में पादपों की खनिज पोषण पर निर्भरता को प्रमाणित किया। ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि पादपों में कौन कौन से प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं, किस किस कंसंट्रेशन या मात्रा में पाए जाते हैं, कौन से खनिज लवण की कमी से या न्यूनता से कौन से लक्षण प्रकट होते हैं या कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इनका अध्ययन किस तरीके से किया जाए,
इनका अध्ययन किस तरीके से किया जाए। तो जो खनिज पोषण है उनकी आवश्यकताओं को जानने या पहचानने की विधियां हैं। उनको खनिज पोषण की आवश्यकताओं को जानने की विधियां हैं कि वे पादपों में किन किन खनिज पोषण कितनी कितनी मात्रा में होता है, उसकी न्यूनता से क्या लक्षण पादप में प्रकट होते हैं या उनकी कमी से कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को जानने के लिए 3 विधियां हैं। उन 3 विधियों की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगला टॉपिक आता है हमारा पादपों की खनिज पोषकों की आवश्यकताओं के अध्ययन की विधियां, कि ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि पादपों में किन किन खनिज पोषकों की आवश्यकता होती है। तो अनेक वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग विधियां काम में ली गई यह जानने के लिए कि पादपों में किन किन खनिज पोषकों की आवश्यकता होती है। तो उनमें से प्रमुख 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? पादप भस्म का विश्लेषण, बालू संवर्ध प्रयोग और तीसरा है जल संवर्ध प्रयोग। लेकिन आज यहाँ हम डिस्कस करेंगे पादप भस्म का विश्लेषण। ठीक है, तो पादप भस्म का विश्लेषण करने से पहले हमें क्या तैयार करनी है? पादप भस्म तैयार करनी है। क्या तैयार करनी है? पादप भस्म। ठीक है, ये कैसे तैयार होती है? देखिए, हम एक पौधा लेते हैं या पौधे की शाखा लेते हैं और उस शाखा को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर, कितने टेम्परेचर पर? 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर पर 2 दिन तक गर्म करते हैं। कितने दिन तक? 2 दिन तक गर्म करते हैं। तो 2 दिन तक गर्म करने पर क्या होगा? तो उस शाखा या पौधे में उपस्थित समस्त जल वाष्पित होकर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। उस पौधे में से समस्त जल वाष्पित होकर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, शेष जो पौधा बचेगा उसका भार क्या कहलाएगा? शुष्क भार। क्या कहलाएगा? शुष्क भार। शुष्क भार में क्या क्या घटक होते हैं? तो शुष्क भार में कोशिका भित्ति, पॉलीसेकेराइड, लिग्निन, प्रोटीन्स, एमिनो अम्ल, ठीक है बच्चों, वसा, कार्बनिक अम्ल और कुछ अन्य तत्व शेष बच जाते हैं। ये यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? पादप भस्म को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक पौधा लेंगे या पौधे की शाखा लेंगे, उसको 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर पर 2 दिन तक क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो 2 दिन तक जब हम गर्म करेंगे तो पादप में उपस्थित समस्त जल वाष्पित होकर निकल जाएगा और शेष जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? शुष्क भार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शुष्क भार। शुष्क भार में क्या क्या उपस्थित रहेगा? कोशिका भित्ति, पॉलीसेकेराइड, वसा, प्रोटीन्स, एमिनो अम्ल, लिग्निन, कार्बनिक अम्ल और अन्य तत्व शेष बच जाते हैं। ठीक है, अब यदि इस शुष्क भार को या पादप के इस शुष्क भाग को भट्टी में गर्म करें हम, कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 600 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 600 डिग्री सेल्सियस पर। तो उस शुष्क भाग में उपस्थित कार्बनिक जो अंश हैं, जो कार्बनिक अंश जो ये हमने देखे थे अभी, ये सारे कार्बनिक अंश विघटित होकर किसमें विघटित होकर? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, नाइट्रोजन, H2O, CO2, SO2, NH3, CH4 और N2 इनमें विघटित होकर बाहर निकल जाते हैं। शेष बची भस्म या राख को ही हम क्या बोलते हैं? पादप भस्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पादप भस्म। ठीक है, तो हमें क्या मिल गई? पादप भस्म मिल गई। ठीक है, अब इस पादप भस्म में क्या शेष रह गया? तो इस पादप भस्म में केवल अवाष्पशील खनिज अकार्बनिक पदार्थ रह जाते हैं। इस पादप भस्म में केवल अवाष्पशील, जो वाष्पित नहीं हुए, अवाष्पशील खनिज अकार्बनिक पदार्थ शेष रह जाते हैं। ठीक है, तो उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि इस पादप में कौन कौन से खनिज पोषक हैं और कितनी मात्रा में है। ठीक है, तो इस पादप भस्म की जो परसेंटेज मात्रा है, प्रतिशत मात्रा है, वो अलग अलग पादपों में अलग अलग होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था पादप भस्म का विश्लेषण। ठीक है, एक ये विधि है जिसके माध्यम से हम क्या पता कर सकते हैं? इसके माध्यम से हम यह पता कर सकते हैं कि पादप में कौन कौन से तत्व किस किस अनुपात में उपस्थित है। ठीक है बच्चों, अगला आता है बालू संवर्ध प्रयोग, जो कि पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, तब तक के लिए घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।